महिला आरक्षण विधेयक पर संसद के विशेष सत्र के दौरान कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर कई गंभीर सवाल उठाए और प्रक्रिया को लेकर के आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि सरकार इस विधेयक को लेकर जल्दबाजी में काम कर रही है। 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन लागू करने की कोशिश कर रही है, जो उचित नहीं है। उनके मुताबिक इतने बड़े बदलाव के लिए ठोस और अद्यतन आंकड़ों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि संसद के 50% विस्तार के प्रस्ताव से सामने आया, लेकिन इस दिशा में कोई ठोस कदम नजर नहीं आया। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरे विधेयक में इस मुद्दे पर स्पष्टता का अभाव है। उन्होंने राहुल का जिक्र करते हुए कहा, संसद में अक्सर उनका मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन उनके मुताबिक जब गंभीर मुद्दों पर विचार होता है तो उन्हीं बातों पर ध्यान दिया जाता है। प्रियंका गांधी ने सरकार पर यह आरोप लगाया कि एक तरफ ओबीसी वर्ग के हितों की बात की जाती है, लेकिन दूसरी ओर उनके अधिकारों को कमजोर किया जा रहा है। प्रियंका गांधी का बयान ये दिखाता है कि विपक्ष महिला आरक्षण के समर्थन के साथ साथ इसके लागू होने की प्रक्रिया, टाइमिंग, संबंधित मुद्दों जैसे परिसीमन प्रतिनिधित्व पर सवाल उठा रहे हैं। परिसीमन को लेकर सरकार पर और तीखा हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी घबराए हुए हैं, क्योंकि नई जनगणना होने पर ओबीसी वर्ग के वास्तविक आंकड़े सामने आ जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन लागू करने की कोशिश करने सरकार ओबीसी वर्ग का हक छीनना चाहती है, आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है। प्रियंका गांधी परिसीमन का हवाला देते हुए कहा कि वहां मनमाने तरीके से सीमांकन किया गया, जिससे निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं। प्राचीन रणनीतिकार चाणक्य आज जिंदा होते तो वो भी इस स्थिति को देखकर चौंक जाते। प्रियंका गांधी ने यह भी पूछा कि जब लोकसभा की मौजूदा 543 सीट है तो उन्हीं के 33% महिला आरक्षण क्यों लागू किया गया। उनका बयान ये दर्शाता है कि विपक्ष महिला आरक्षण के उद्देश्य का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन इसके लागू करने के तरीके, टाइमिंग और राजनीतिक मंशा पर गंभीर सवाल उठा रहा है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, आज इस विषय पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। ये वो विषय है जो देश की हर महिला के दिल का ही विषय है, इसलिए आज इस पे बोलने का मौका मिले, इसके लिए मैं आपकी फिर से आभारी हूँ। इस विषय का एक छोटा सा बैकग्राउंड बताना चाहती हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री महोदय जी ने अपने भाषण में काफ़ी जिक्र किए कि किसने रोका, कैसे रोका, 30 सालों से कैसे ये निर्णय रोका गया। तो इसका बैकग्राउंड ये है, मेरे सत्ता पक्ष के साथियों को शायद ये बात पसंद नहीं आएगी, लेकिन इसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड ये है कि इसकी शुरुआत भी नेहरू नाम के एक व्यक्ति ने ही किया। लेकिन घबराइए नहीं, ये वो नेहरू नहीं है जिनसे आप इतना कतराते हैं। ये उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू जी ने एक रिपोर्ट तैयार की थी 1928 में, और उस प्रतिवेदन को उन्होंने कांग्रेस पार्टी की कार्य समिति को दिया था। वो एक समिति के अध्यक्ष थे, उसमें उन्होंने 19 मूल अधिकारों की सूची बनाई थी। 1931 में सरदार पटेल जी की अध्यक्षता में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था कराची में। उस कराची अधिवेशन में इस प्रस्ताव को पारित किया गया और वहीं से ये शुरुआत हुई कि महिलाओं का समान अधिकार हमारे देश की राजनीति में शामिल हुआ। उसी समय 1 वोट 1 सिटीजन 1 वैल्यू का सिद्धांत भी हमारी राजनीति में स्थापित हुआ। आपको ताज्जुब होगा ये जानकर कि जबकि इस सिद्धांत की वजह से हमारे देश में महिलाओं को वोट देने का अधिकार आज़ादी के पहले दिन से मिला, अमेरिका जैसे देश में ये अधिकार उन्हें इस अधिकार के लिए 150 साल इंतजार करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा। हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था में महिला आरक्षण लागू करना भी दुनिया में एक ऐसा ही अनोखा कदम था। पंचायतों और नगर पालिकाओं में 33% आरक्षण का प्रावधान भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार ने स्वर्गीय राजीव गांधी जी के नेतृत्व में सदन पटल पर पहली बार पेश किया, मगर उस समय ये प्रावधान पारित नहीं हो पाया। आज आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने भी इसका जिक्र किया, लेकिन हमेशा की तरह उन्होंने आधी बात बोल दी। उन्होंने कहा, सदन को ये बताया कि विरोध करने वाले कौन थे, उन्होंने ये नहीं बताया। उन्होंने कहा कि इसका विरोध हुआ, कौन किसने विरोध किया और नहीं बताया। विरोध तो आप ही ने किया था, भाजपा ने किया।
सालों बाद स्वर्गीय श्री पीवी नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने इस कानून को सदन में पारित करके लागू किया। आज अपने भाषण में प्रधानमंत्री जी ने जब पंचायत की आंदोलित महिलाओं का जिक्र किया तो ये समझ लीजिए कि इस कदम के चलते ही आज 40 लाख पंचायत प्रतिनिधियों में से 15 लाख महिलाएं हमारे लोकतंत्र में भागीदार हैं। 2010 में स्वर्गीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और यूपीए की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण देने का फिर से प्रयास किया। राज्यसभा में इसे पारित भी कराया, लेकिन लोकसभा में आम सहमति नहीं बन पाई। 2018 में आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने मोदी जी को एक पत्र लिखा और उस पत्र में उन्होंने कहा कि ये महिला का जो आरक्षण है ये 2019 तक लागू हो जाना चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ आकर प्रधानमंत्री जी राहुल जी का मजाक तो बना लेते हैं, लेकिन घर जाके उनकी बातों पर गौर करते हैं, क्योंकि हम आज उसी बात पर चर्चा कर रहे हैं। वैसे आज प्रधानमंत्री जी की बातों से ये लगा कि भाजपा ही महिला आरक्षण के चैंपियन, प्रस्तावक और सबसे बड़े समर्थक रहे हैं। इनके पूरे भाषण में यही बात थी, जबकि ये कह रहे थे कि इन्हें इसका श्रेय नहीं चाहिए। कोई भी महिला आपको बता देगी कि बार बार बहकाने वाले पुरुषों को महिलाएं झट से पहचान लेती हैं। थोड़ी सावधानी बरत लीजिए, पकड़े जाएंगे। आखिर जब 2023 में राहुल जी के पत्र को पढ़ने के कुछ सालों बाद, हाँ, उसके बाद पढ़ लिया। आखिर जब 2023 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने यह अधिनियम सर्वसहमति से पारित किया, तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी विचारधारा के अनुकूल इसका पूरा समर्थन किया। आज भी इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस महिला आरक्षण के पक्ष में डट कर खड़ी है और खड़ी है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है कि आज की चर्चा दरअसल महिला आरक्षण पर है ही नहीं। जो विधेयक के सरकार ने पेश किया है उसका प्रारूप हमने पढ़ा, उससे पूरी चर्चा ही बदल गई है। उनकी सरकार के इस विधेयक का सार सुनिए। सबसे पहले इसमें लिखा है कि संसद में महिला आरक्षण 2029 तक लागू होना चाहिए। हम सहमत है। फिर कहा गया है कि इसे लागू करने के लिए लोकसभा सदस्यों की संख्या 50% बढ़ानी पड़ेगी। मतलब कि सीटों की संख्या 543 से बढ़कर 850 तक बढ़ाई जाएगी। और इन सीटों को बढ़ाने के लिए एक परिसीमन आयोग बनाया जाएगा जो 2011 की जनगणना को आधार बनाकर ये कार्य करेगा। ऊपर से इसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं लगती, मगर इसे गहराई से समझा जाए तो इसका असली मकसद उभरता है। वह राजनीति की बू जिसका जिक्र प्रधानमंत्री महोदय ने किया, वह राजनीति की बू इसमें पूरी तरह से घुली हुई है। दरअसल इसी सरकार ने महिला आरक्षण का जो विधेयक सर्वसहमति से 2023 में पारित कराया था, उसमें 2 चीजें थी जो इस विधेयक में नहीं है। उसमें लिखा था कि इसे लागू करने से पहले नई जनगणना और परिसीमन कराई जाएगी। अब अचानक क्या हो गया? मन बदल गया। वही सरकार पुराने आंकड़ों के आधार पर क्यों आगे बढ़ना चाह रही है और इतनी जल्दबाजी क्यों? अध्यक्ष महोदय, ये हमारे देश की सच्चाई है कि प्रतिनिधित्व का सवाल जनसंख्या के सवाल से जुड़ा हुआ है। जब तक जातीय जनगणना नहीं होती,
सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल सकता। यह अनिवार्य है। ये सरकार 2011 की जनगणना पर आगे बढ़ना इसलिए चाहती है क्योंकि इस जनगणना में ओबीसी वर्ग की संख्या ही नहीं है। आज प्रधानमंत्री महोदय ने बड़े हल्के में बोल दिया कि इस वर्ग और उस वर्ग के बारे में हम बाद में देख लेंगे। कौन सा इस वर्ग, कौन सा उस वर्ग? ओबीसी वर्ग की बात कर रहे थे कि हम बाद में ही देख लेंगे इसके बारे में। ये हल्के में नहीं लेना चाहिए अध्यक्ष महोदय। एक बहुत बड़ी संख्या है, एक पूरे वर्ग का परिश्रम है, एक पूरे वर्ग का संघर्ष है। इसे टेक्निकल मुद्दा बता के उन्होंने अपना पल्ला झाड़ दिया। हम इनकी मांग कर रहे हैं, हम इनकी ज़रूरतों को आगे कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इनको भी अपना हक मिलना चाहिए, और प्रधानमंत्री जी ने उसको एक टेक्निकल मुद्दा बता दिया। हमारे प्रधानमंत्री महोदय किस बात से घबरा रहे हैं? इसी बात से ना कि जब नई जनगणना होगी तो इस ओबीसी वर्ग के असली आंकड़े निकलेंगे और उसमें पता चलेगा कि ये वर्ग कितना मजबूत है, कितना बड़ा है, और उसके हक को कोई नकार नहीं पाएगा। 2011 की जनगणना को परिसीमन का आधार बनाकर प्रधानमंत्री जी ओबीसी वर्ग की ये हक छीनना चाहते हैं। उनके साथ एक बहुत बड़ा अन्याय करने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी कभी नहीं होने देगी। हमारा संविधान सबका है, ये देश एक एक देशवासी का है। किसी एक का हक छीनकर इसे नहीं चलाया जा सकता। इस विधेयक में सिर्फ यह अभाव नहीं है, एक और खतरनाक अभाव है। संसद का 50% विस्तार प्रस्तावित है, लेकिन इसके लिए कोई ठोस प्रक्रिया के बारे में एक भी शब्द नहीं लिखा है। आश्चर्य की बात यह है कि इतने बड़े परिवर्तन के नियम क्या होंगे, कैसे किया जाएगा, इसके बारे में पूरे विधेयक में एक भी शब्द नहीं है। महोदय, संसद में भारत के हर प्रदेश की भागीदारी 1971 में निश्चित तौर पर तय की गई थी और इसमें परिवर्तन लाने पर रोक लगाई गई थी, लेकिन इस विधेयक के तहत ये सब बदलने जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी और उनके अन्य मंत्रियों के खोखले आश्वासनों के बावजूद यह निश्चित है कि संसद में प्रदेशों के वजन का परिवर्तन किया जाएगा। हमारे लोकतंत्र की व्यवस्था में इतने बड़े परिवर्तन के लिए पूरी प्रक्रिया बनी हुई है, मगर इनकी योजना यही है कि प्रक्रिया को नकारा जाएगा। जिस तरह असम में इन्होंने मन चाहे सीटों को काटा पीटा, विपक्षी दलों के नेताओं की सीटों का विभाजन किया और अपने राजनीतिक फायदे के लिए नई सीमाएं बनाई, उसी तरह ये पूरे देश में इसका मतलब ये है कि परिसीमन आयोग में सरकार द्वारा चुने गए 3 जने इस पूरे देश के प्रदेशों का वजूद, देश के लोकतंत्र में उनकी भागीदारी और उनका महत्व तय करेंगे। लोकतंत्र को खत्म करने की शुरुआत तो इस सरकार ने चुनाव आयोग, न्यायपालिका, मीडिया और अन्य संस्थाओं पर अपना पूरा दबाव डालकर शुरू कर ही लिया था, मगर अब लोकतंत्र पर खुला वार होने जा रहा है। अगर ये विधेयक पारित होता है तो समझ लीजिए कि इस देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मौजूदा सरकार एक बार फिर इस देश की जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम करके देश की अखंडता पर बहुत बड़ा हमला कर रही है। एक तरफ महिला आरक्षण की बड़ी बड़ी बातें, तो दूसरी तरफ गुप्त रूप से ओबीसी वर्ग का हक छीना जा रहा है और कुछ प्रदेशों की ताकत कम करके लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाकर अगले चुनाव के लिए अपनी पार्टी की मजबूती का ढांचा बनाया जा रहा है। हंस रहे हैं गृह मंत्री जी, हंस रहे हैं। पूरी योजना बना रखी है। चाणक्य आज अगर जिंदा होते तो वो भी चौंक जाते आपकी राजनीतिक कुटिलता पे।
इन्होंने पूरी योजना बना रखी है, हंस रहे हैं, सहमत है मेरी बातों से। अचानक प्रदेशों में चुनाव के दौरान सदन की बैठक बुलाओ, कोई सर्वदलीय बैठक मत बुलाओ। विधेयक का प्रारूप सिर्फ एक दिन पहले सार्वजनिक कर लो ताकि विपक्ष को कोई मौका न मिले कि इस पे चर्चा कर ठीक ढंग से हो। मीडिया और पब्लिक में पहले से ही चर्चा शुरू कर लो कि मोदी जी एक बहुत बड़ा कदम उठाने वाले हैं महिलाओं के उत्थान के लिए। ये विपक्षी दल के जो नेता हैं कुछ समझते नहीं हैं, राष्ट्र के हित में कुछ करते नहीं हैं, विरोध करेंगे। बेचारे मोदी जी इतना बड़ा कदम उठाने वाले हैं, सबको इनका साथ देना चाहिए राजनीति से ऊपर उठकर। और ये कर करके विपक्ष को धर्म संकट में डाल दो। एक तरफ महिला आरक्षण और दूसरी तरफ आपको काट पीट करने की, पूरे ढांचे को बदलने की स्वतंत्रता, ओबीसी वर्ग को नकारने की स्वतंत्रता। अध्यक्ष महोदय, राजनीति में कुटिल होना अपनी जगह है, शायद हमें और थोड़ा होना भी चाहिए इस तरफ वालों को, लेकिन सत्ता बनाए रखने की महत्वाकांक्षाओं को परे करके देश के हित के लिए सही निर्णय लेना अलग। शायद हम आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी से आज ये उम्मीद नहीं रख सकते क्योंकि वह समस्याओं से घिरे हुए हैं, उन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बहुत है। महिला आरक्षण जैसे ऐतिहासिक कदम को उन्होंने सत्ता को बनाए रखने का एक कमजोर बहाना बना दिया है। जाति जनगणना को नकारते हुए एक ऐसी संसद बनाना चाहते हैं जिसमें सिर्फ अभिव्यक्ति और चर्चा का ही अभाव नहीं होगा, बल्कि पिछड़े वर्गों और प्रदेशों की समानता का भी अभाव होगा। हमारी मातृभूमि की अखंडता का आधार है वन सिटीजन, वन वोट, वन वैल्यू। अलग अलग राज्यों का दर्जा बगैर किसी संवैधानिक प्रक्रिया के तय करना इस अखंडता पर वार है। इससे हम कैसे सहमत हो सकते हैं? अध्यक्ष महोदय, इन्हीं 543 लोकसभा क्षेत्रों में से महिलाओं को 33% आरक्षण क्यों नहीं दिया जाता? अगर पद खोने का डर नहीं है तो कुछ लोग अपना पद खोलें। इसी में से SC ST का जो दर्जा है, SC ST में महिलाओं का आरक्षण 33% हो जाए, 1/3 आरक्षण हो जाए, ओबीसी का भी उचित आरक्षण हो जाए, आज पारित हो सकता है। शुभ काम भी हो जाएगा, बेवजह प्रक्रियाहीन परिसीमन से देश का नुकसान भी नहीं होगा और काला टीका भी काम आ जाएगा। सदन की सर्वसहमति से देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम उठाने पर आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी का नाम भी लोकतंत्र का गौरवमय पन्नों में लिखा जाएगा। अध्यक्ष महोदय, आज मेरी बहुत सारी बहनें यहाँ बैठी हैं, सदन की चर्चा देख रही हैं। हम चाहे बड़े शहरों में रहती हों या छोटे कस्बों में, गांव में, चाहे पढ़ी लिखी हो, कभी भी सभागृह की गैलरी की चर्चा नहीं करते सदन में। फोटो दिखा रहे हैं, एक मिनट महोदय, मैं थोड़ी अभी भी थोड़ी नई हूँ, मैं समझ जाऊंगी। प्रियंका जी, एक मिनट। माननीय सभासदों, सभा की सहमति हो तो सभा की कार्रवाई आज रात को 11 बजे तक बढ़ा दी जाए। अध्यक्ष महोदय, हम चाहे बड़े शहरों में रहती हों या छोटे कस्बों और गांवों में, चाहे पढ़ी लिखी हों या हमने अवसरों की कमी का सामना किया हो, महिलाएं ही अपने समाज का बोझ अपनी दृढ़ता और मजबूत इच्छा शक्ति से अपने कंधों पर उठाती हैं। हम ही वह अथक कर्म शक्ति हैं जो हमारे राष्ट्र को आगे बढ़ाती हैं।
दर्द और तकलीफें सहने की हमारी क्षमता असीम है, लेकिन अध्यक्ष महोदय, आज इस संसद में खड़े हुए मैं खास तौर से अपने पुरुष साथियों को याद दिलाना चाहती हूँ कि इस देश की महिलाएं निडरता पूर्वक जीवन के कठिन से कठिन परिस्थितियों में अपने हक के लिए लड़ना भी जानती हैं। घोर अंधकार से भरी रात में उठकर एक नई सुबह का दावा करना जानती हैं। इस देश की महिलाएं वे जबरदस्त सामूहिक शक्ति हैं जो इस देश के भविष्य को आकार दे रही हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी को ये कहना चाहती हूँ कि अगर वे इस ऐतिहासिक कदम को ईमानदारी से उठा रहे होते तो पूरा संसद इनके साथ एकजुट होकर इसे पारित करता। लेकिन देश की महिलाओं के नाम पर इस देश के बुनियादी ढांचे, इसकी अखंडता के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश ने इस विधेयक का मकसद ही बदल डाला है। हमारी संसद को कमज़ोर करके अपनी सत्ता को कायम रखने की एक खोखली कोशिश साबित हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी, इस देश की महिलाओं का वाकई आप सम्मान करते तो उनका राजनीतिक इस्तेमाल न करते। ये आपकी हस्ती, आपके पद, उसकी गरिमा और आपके दायित्व के प्रतिकूल है। आपने ही कहा था कि भारत की हर नारी का ये हक है, उसका अधिकार है, किसी की मेहरबानी नहीं। आज नहीं तो कल उसे ये हक मिलेगा और इस हक को वे पूरी जिम्मेदारी से देश की अखंडता और एकता को बचाने के लिए इस्तेमाल करेगी। हम आपके इन तीनों विधेयकों का सख्त विरोध करते हैं, लेकिन अभी भी आप एक ऐसा निर्णय ले सकते हैं जो सर्वसहमति से इस सदन में पारित हो जाएगा और हमारे देश की हर नारी को अपनी असली शक्ति को धारण करने का मौका मिलेगा। मैं आपके द्वारा प्रधानमंत्री जी से अपील करती हूं कि मन बनाएं, साहस करें, सही निर्णय ले लें। हम सब उनके साथ खड़े रहेंगे। धन्यवाद। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।